नमस्कार, मैं अमरीक सिंह निभरान और आप देख रहे हैं खबर वन और हमारे साथ हैं पूर्व आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश यादव और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार चुनाव में आरजेडी के प्रचंड हार कह लीजिए या 25 सीटों पे आने का कारण और एनडीए गठबंधन के इतने प्रचंड बहुमत का कारण क्या रहा है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं सर से। तो सर सबसे पहले ये बता दीजिए कि सर जो चुनाव में ये आप 10,000 रुपये देने की बात कही गई है जीविका दीदियों की, इस पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि एनडीए का कहना है कि ये हमारा जो स्कीम है पहले से ही लागू हो चुका था और वो एक लागू स्कीम है, आचार संहिता के बाद उसको ट्रांसफर किया जा रहा है पैसा, उसमें कोई असंवैधानिक बात नहीं है और इसी के कारण ये चुनाव आयोग तो इस पे अभी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन क्या चुनाव आयोग को इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए और क्या महागठबंधन का आरोप सही है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आपके प्रश्न का 2 खंड है। पहला खंड ये है कि जो जीविका दीदियों को 10,000 रुपये महिला रोजगार योजना के तहत दिया गया, वह क्या हार का प्रमुख कारण बना? और दूसरा खंड ये है कि यह कितना वैधानिक है, अगर मैं ठीक से समझ पाया। हाँ। तो आपके पहले खंड का उत्तर है यस। 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया जाना ये गेम चेंजर हो गया एनडीए के लिए। यदि आप आंकड़ों पर जाइएगा तो पाइएगा कि 2020 के चुनाव में एनडीए को जितना वोट आया था और फिर उस वक़्त चूँकि चिराग जी अलग लड़े थे, तो दोनों वोट को पुट टुगेदर कीजिएगा और महागठबंधन को जितना वोट आया था बाई एंड लार्ज वही था। मेरी समझ ये कहती है कि अगर ये महिला रोजगार योजना नहीं होता तो एनडीए की सरकार बन भी सकती थी बहुत थीन मेजोरिटी से, या शायद न भी बन सकती थी। लेकिन इस 10,000 रुपये खाली देने मात्र से गेम नहीं बदला है। गेम इसलिए बदला है कि आप चुनाव आयोग के प्रेस विज्ञप्ति को पढ़िएगा या फिर मेरे जो ग्राउंड से भी हमको लोगों ने बताया, सारे अधिकारियों ने, 90,000 बूथ था बिहार में और हर बूथ पर एक से अधिक, मिनिमम एक और दो, इनफैक्ट 2 जीविका दीदियों को बैठाया गया। उसके हाथ में प्रॉपर रजिस्टर था, उस पर्टिकुलर बूथ पर कितनी जीविका दीदी थी, उसका नाम, मोबाइल नंबर था और डीएम्स ने और बाकी अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में बैठ करके ये पूरा मॉनिटर किया कि 100% वोट पड़ जाए। कई एक बूथों पर 100% वोट पड़े हैं, वो जांच का विषय है, देखा जा सकता है। इसने किया क्या कि तकरीबन 1,40,00,000 जीविका दीदियों को पैसे ट्रांसफ़र किए गए। तो मोटे तौर पर मुझको लगता है कि ओवरऑल 90% पोल हुआ। तो आप मान करके चलिए 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास पोल हुआ। पैसा देने के बाद भी हो सकता है कि सारा वोट एनडीए को नहीं किया हो, लेकिन मान के चलिए कि लगभग 1 करोड़ वोट तो मिला। तो ये 1 करोड़ जो ऐड हुआ, इसके कारण ये प्रचंड बहुमत मिला है। ये स्पष्ट है और ये पूरा अर्थमेटिक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। आपके प्रश्न के उत्तर का जो दूसरा खंड है वो ये है कि आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये कहता है कि कोई स्कीम यदि चुनाव घोषणा यानी जो प्रेस नोट जारी होता है उसके बाद तुरंत आचार संहिता लग जाता है, तो 6 तारीख को आचार संहिता लगा। तो आचार संहिता लगने के पूर्व यानी प्रेस नोट, डेट ऑफ नोटिफिकेशन के, प्रेस नोट इशू होने के पहले अगर स्कीम सैंक्शन हो गया, स्वीकृतादेश निकल गया और उसका 1 रुपया भी ट्रांसफर हो गया, तो तकनीक रूप से वो आदर्श आचार संहिता के घेरे में नहीं आता है। उस लिहाज से ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसकी स्वीकृति सितंबर 1 तारीख को हुई थी संभवतः, अगर मुझे ठीक से याद हो, और इसकी पहली किस्त या कुछ लोगों को राशि 6 तारीख के पहले ट्रांसफर कर दिया गया था। तो वैधानिक रूप से यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में नहीं आएगा, लेकिन संविधान
कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग को अधिकार है और वो चुनाव आयोग इलेक्शन कंडक्ट और सुप्रिंटेंड करता है। संविधान के उन प्रावधानों को अगर आप पढ़िएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आया, वो ये कहता है कि चुनाव आयोग का सिर्फ काम ये नहीं है कि इलेक्शन के प्रोसेस को पूरा करा दे, बल्कि उसका काम यह भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो दे। अब यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड तो हुई नहीं, क्योंकि आपने पैसे बांटे, आपके हाथ में सरकार था, आपने जीविका दीदियों को बूथ पर लगा दिया, सारे डीएम्स उसकी मॉनिटरिंग, डीएम इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे कि चुनाव शांति से हो रहा है कि नहीं, कोई बाधा तो नहीं है। ऑल द डीएम्स वेर इंटरेस्टेड कि साहब ये 100% पोल हो जाए। तो डीएम्स ने, और फॉर दैट मैटर ग्रामीण विकास विभाग का सचिव या और जो लोग थे, ये तो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। तो यहाँ पर चुनाव आयोग विफल रहा, क्योंकि चुनाव आयोग को यह भी सुनिश्चित करना है, मॉडल कोड के कंडक्ट के दायरे में यह आता है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। आपको हम बताते चलें कि एक नियम है, उसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 और बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1976। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मी, कोई भी सरकारी अधिकारी, ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस आ गए, उसको किसी भी चुनाव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से न तो वो कन्वासिंग करेगा, न अपने प्रभाव को इस्तेमाल करेगा। और यहाँ तो स्पष्ट रूप से बिहार सरकार के कई सचिव, कई इंक्लूडिंग अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के बारे में भी लोग बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के आवास में बैठा हुआ एक रिटायर्ड आदमी है, उस सारा लोग ने ये किया है। तो इसमें तो स्पष्ट रूप से चुनाव विफल रहा। तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि यस, टेक्निकली वो गलत न भी था, लेकिन स्पिरिट में ये गलत था, क्योंकि लेटर और स्पिरिट दोनों को लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर चुनाव आयोग विफल रहा है। और जो सबसे डेंजरस ट्रेंड है वो ये है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है तो ये राजनीति में, प्रजातंत्र में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड को जन्म दे सकता है कि तब तो जो सरकार रहेगी पावर में या जो पार्टी रहेगी पावर में वो कभी नहीं हारेगी, वो 5 साल कोई काम नहीं करेगी। इलेक्शन के दरमियान 50,000 1 लाख, चूंकि किसी सरकार के लिए 50,000 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, मेरी ये समझ कहती है। सर, तो जैसा कि आपने कहा कि ये टेक्निकली गलत है, लेकिन वैधानिक है, लेकिन ये गलत हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आरजेडी का आरोप है कि जब साउथ के कुछ स्टेट्स, तेलंगाना हो गए, वाईएसआरसीपी ने ऐसा कुछ योजना लाया था, जिसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है, मैं अभी पढ़ नहीं पाया उसके बारे में, लेकिन उनका कहना है कि वाईएसआरसीपी ने ऐसा योजना लाया था तो उसको चुनाव आयोग के द्वारा रोक दिया गया था। नहीं, ये बिल्कुल सही है, उनका आरोप एकदम सही है। राजस्थान में योजना पहले से चल रही थी, इलेक्शन के दरमियान रोक दिया गया। तमिलनाडु में अगर मुझको ठीक से याद है तो संभवतः मिक्सर ग्राइंडर वगैरह देने की बात हो रही थी, उसको रोक दिया गया था। तो बहुत सारे राज्यों में इसको, इसलिए मैंने कहा ना कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता निसंदेह वो संदेह के घेरे में है, और ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी संवैधानिक संस्था पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आप याद कीजिए ना, टीएन सेशन के कभी इंटरव्यू को सुनिए, मैं उस वक्त नौकरी में ही आया था। टीएन सेशन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आई एम नॉट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट एंड टू द पार्लियामेंट इन लार्जर सेंस। तो अभी तो लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो किसी विभाग का सेक्रेटरी है, वो प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसको अगर नहीं रोका गया तो इसके बड़े खतरनाक परिणाम होंगे। सर, तो ये खतरनाक परिणाम को रोकने का उपाय क्या है? इसके रोकने का उपाय 2 तरीके से हो सकता है, जो मेरी समझ कहती है। पहला तरीका तो ये हो सकता है जो लोकतांत्रिक है, जैसे एक बड़ी बात हो सकती है। अगर फर्ज कीजिए, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं उनको चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संदेह है, तो वो लोग आपस में आम सहमति बना के चुनाव का बहिष्कार कर दें। आपको याद होगा बांग्लादेश में जिस शेख हसीना ने चुनाव कराया था, तो उसमें बाकी अपोजिशन पार्टीज ने भाग नहीं लिया था। नतीजा क्या हुआ कि उसकी, उस सरकार की विश्वसनीयता पब्लिक के नज़र में
शून्य हो गई। और फिर वहाँ क्या हुआ आपको पता है। तो पहला तो ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है ये सब लोग एक फ्रंट पर आए, बात करें और कहें कि जब तक चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया को ठीक नहीं किया जाएगा और चुनाव आयोग शुद्ध होकर नहीं निकलेगा, हम लोग चुनाव भाग नहीं लेंगे। पहला तो ये स्टेप हो सकता है। दूसरा तरीका वैधानिक ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, कोई इसमें PIL दायर करे। और आपको एक बताते चले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक कोड ऑफ इथिक्स है। ये कोई कानून नहीं है जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कीजिएगा। ये तो एक कोड ऑफ इथिक्स है बनाया गया। जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि हम लोगों के घर में जो भारतीय संस्कृति है वो ये कहता है कि अगर पिताजी आ गए, बड़े लोग आ गए तो आपको खड़ा हो जाते हैं हम लोग। तो ये कोई कानून में तो नहीं है कि हम बैठे रहेंगे तो हमको केस हो जाएगा, लेकिन ये कोड ऑफ इथिक्स है। ठीक उसी प्रकार से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये कोड ऑफ इथिक्स है। अब समय आ गया है कि इस कोड ऑफ इथिक्स को या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक कानून ही बन जाए। मुझको याद है मैं किसी सेमिनार में मैंने कहा था कि द टाइम हैज कम टू कोडिफाई द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर सकती है, उस पर PIL दाखिल हो सकता है। या अब तो दिक्कत ये हो रहा है कि कुछ लोग यह भी कर रहे हैं कि साहब कोर्ट में भी हम लोग जाते हैं तो विपक्षी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये कुल मिला जुला करके ये जो माहौल है ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए, संविधान या संवैधानिक संस्थाएं तभी तक जीवित है जब आम लोग, नागरिक का उस पर विश्वास हो। आप एक उदाहरण लीजिए, वन फाइन मॉर्निंग आज हिंदुस्तान के सभी लोग कह दे कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, बात खत्म हो जाएगी। कह दे कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हूँ, बात खत्म हो गया। कैसे नेपाल में हो गया, खड़ा हुआ और एक बार मैंने आधे घंटे में सरकार को उलट दिया। तो ये ठीक चीज नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। मैंने समाज को भी जगना होगा, आम नागरिक को, मीडिया को भी इस पर बात करनी होगी। मैं किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष में नहीं बोल रहा। ये जो धारणा पनप रही है संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध, वो जो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, तो वो बड़ा डेंजरस चीज है। इस पर बात होनी चाहिए, उसको ठीक किया जाना चाहिए। सर आप डेंजरस की बात कर रहे हैं कि ये डेंजरस चीज है, लेकिन आप भी सॉल्यूशन मतलब एक तरीका अच्छा नहीं बता रहे हैं। क्योंकि जब अगर विपक्ष की पार्टियां ज्यादा नहीं है, विपक्ष ऑलमोस्ट स्वाइप हो चुका है, तो 5 लोग अगर जाते हैं और वहां पे 50 लोग हैं, तो 5 लोगों की बात कहाँ से सुनी जाएगी। और ऑलरेडी जिनके पास मतलब मेजॉरिटी है, अगर इंडिया की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो वर्ण व्यवस्था और कास्टिज्म यहाँ पे हावी है और उसके अनुसार से पॉलिटिक्स डिसाइड होता है। और मेजॉरिटी ऑफ कास्ट्स या क्षेत्रीय पार्टियां कह लीजिए, बीजेपी NDA गठबंधन में है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक सेंस आपके प्रश्न का उत्तर हम दे देते हैं। अभी हम अपनी बात बिहार तक सीमित रखते हैं। बिहार में NDA को कितना वोट आया? 41%। ठीक है, इसका मतलब 60% उसको वोट नहीं आया। इसका मतलब 60% वैसे लोग हैं जो उनको नहीं चाहते। तो 60% बनाम 40%, तो 60% में आप उनको इंक्लूड क्यों कर रहे हैं जो बाहर हैं या जो ऑलरेडी वोट नहीं दिए हैं? आप उनको इंक्लूड नहीं कर सकते। इसका इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं कि उसने वोट नहीं न दिया आपको, चाहे इंडिफरेंट ही रहा हो, वोट तो आपको नहीं दिया। तो ये आधार तो नहीं हो सकता क्योंकि वोट नहीं दिया वो शायद हम ही को देता। तो 40%, देखिए दुनिया के बहुत सारे डेमोक्रेसी में व्यवस्था है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जब तक 50% मार्क नहीं टच करता है उसको चुना नहीं माना जाता है। इसका मतलब प्रजातंत्र वहां यह कहता है कि एटलीस्ट आधा से ज्यादा लोगों को समर्थन चाहिए। आप देश की राजनीति को उठा लीजिए, बिहार के राजनीति को भी उठा लीजिए। बिहार में हमको स्मरण है कि आज़ादी के बाद से आज तक शायद एकाध अपवाद को छोड़ दीजिए जो श्री बाबू वगैरह के समय में थे, या फिर केंद्रीय स्तर पर सोचिएगा तो जब नेहरू जी पहले या दूसरे कांग्रेस लाई थी दूसरे टर्म में, आज तक 39-40% से ऊपर कोई जाता ही नहीं। अच्छा यहाँ भी देख लीजिए, कोई पार्टी तो नहीं लाया 40%। आप भाजपा सबसे बड़ी है, कितना लाया था? 20%। इसका मतलब आप अगर जदयू कितना लाया तो 19 कुछ %। इसका मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो पार्टी जीत गई है
हमारा परसेप्शन ये लग रहा है कि इसका मतलब सब लोग उसको चाहते हैं, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि जितने लोग आपको चाहते हैं उससे ज़्यादा लोग आपको नहीं चाहते। इसलिए मैंने कहा कि डेंजरस ट्रेंड इसलिए है कि देखिए, प्रजातंत्र ऐसा चीज़ है ना जिसमें अंडर करेंट चलते हैं, और इतिहास गवाह है कि जो बदलाव होता है ना वो हमेशा अंडर करेंट से होता है। लेकिन इस अंडर करेंट को विपक्ष या जो लोग इन चीज़ों से इतर अपना मत रखते हैं उसको कैसे कैपिटलाइज करते हैं। अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में अभी आपको बोलते हैं, अब जैसे बिहार की कितनी डेंजरस स्थिति हो गई है। जो मेन प्रतिपक्ष का दल है कौन है? आरजेडी है। 14 तारीख को परिणाम निकले हैं। 14 तारीख के बाद से आरजेडी वैसा ही सोया हुआ है, वैसा ही पड़ा हुआ है, जैसे लगता है कि कोई आदमी बीमार हो गया, कोमा में चला गया। तो अगर विपक्ष कोमा में चला जाए तो ये अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है प्रजातंत्र में। और इसमें सरकार जो सत्ता पक्ष है उसको भी बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष के विरुद्ध सशक्त विपक्ष नहीं हो तो वो डेमोक्रेसी वाइब्रेंट नहीं माना जाता है, तो उसको खुश नहीं होना चाहिए। आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़िएगा तो आप जानिएगा कि विपक्ष भी सरकार का ही एक अंग होता है। तो यहाँ दुखद स्थिति यह है कि जो मेन विपक्षी दल है जिसको आना चाहिए वो बिल्कुल कोमा में पड़ा। क्यों कोमा में पड़ा हुआ है उसका अपना बात है, लेकिन जनता इन सारी चीजों को देख रही है। तो प्रजातंत्र में कब कौन सा रूप अख्तियार कर लेगा कोई नहीं जानता था। कौन चाहता था कि जयप्रकाश नारायण यादव पटना के कदम कुआं का एक सामान्य सा व्यक्ति उठ खड़ा होगा और पूरे देश की राजनीति को बदल देगा? कौन जानता था? कौन जानता था कि आज से कुछ साल पहले लालू यादव करके एक व्यक्ति जो चपरासी के क्वार्टर में रहते थे वो बिहार की पूरी राजनीतिक व्यवस्था और पूरे जिसको बोलते हैं सोशल जस्टिस उसको बदल के रख देगा? तो हम कोई निराशावादी नहीं है, इसलिए समाज में अंडर करंट चल रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कि शायद इस राज्य को किसी नए नेतृत्व की तलाश है। इस राज्य को शायद किसी नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन का तलाश है। वो कौन होगा मुझको नहीं मालूम है, क्योंकि हम ज्योतिष तो है नहीं। तो कौन आपके हिसाब से कौन होना चाहिए सर? अगर मतलब अभी क्या वो आ चुका है मेन मतलब लाइट में आ चुका है या अभी नहीं है? आपके अनुसार अभी नहीं आया? जैसा हमने कहा ना कि हम ज्योतिष नहीं है, लेकिन हम ट्रेंड की बात करते हैं। लोहिया जी ने कभी कहा था कि जिंदा कौम होता है ना वो कभी इंतजार नहीं करता है। वैसे भी कोई चीज वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कहीं से आप जैसे हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर आप ज्योग्राफी में भी पढ़िएगा कि जब हवा गर्म होती है और हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हवा उस गैप को भरती है, उसी के कारण तूफान आता है। तो राजनीति में अभी वही स्थिति है कि गर्म हवा उठी है, जो खाली है उसको भरने के लिए कोई ना कोई तूफान आएगा, और वो निश्चित रूप से आएगा, इसलिए कि दर्शन यही कहता है, सिद्धांत यही कहता है, प्रजातंत्र भी यही कहता है कि वैक्यूम नहीं रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर विपक्ष का रोल आरजेडी अदा नहीं करेगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि जनसुराज 14 तारीख के बाद से ही सड़क पर। अब जनसुराज से बड़ी हार तो आपकी नहीं हुई, क्योंकि इस बात से कौन इनकार करेगा कि प्रशांत किशोर बड़ी शिद्दत से 3 साल से लगे पैदल उन्होंने हजारों गांव की यात्रा की है। इस कैंपेन में उन्होंने कोई हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं किया, जो भी उनका मोड रहा। कैंडिडेट्स हमको लगता है कि शायद 30-40 साल से आज तक, मतलब हमको तो 90 से याद नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पर सभी सीट पर चुनाव लड़ जाए। तो अपने सभी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो जो भी वोट उनको आए हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज तो होता है कि हारने, जब उनकी हार आरजेडी से ज्यादा हार हुई, तो जब आरजेडी से ज्यादा हार हुई तो उनको तो और कोमा में रहना चाहिए, जैसे आरजेडी कोमा में। तो 14 तारीख से निकल गए, वो उपवास पर भी हैं और उन्होंने अपनी घोषणा की है कि जनसुराज 2.0 शुरू हो गया। तो इसलिए मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल फॉर्मेशंस जो होता है ना वह कोई आदमी नहीं डिसाइड करता है, परिस्थिति डिसाइड कर देता है। तो अगर ये बहुमत, अगर ये विपक्ष की भूमिका अदा करने से आरजेडी विमुख हो जाती है या नहीं करती है तो इससे जो वैक्यूम क्रिएट होगा, हम देख रहे हैं नए फॉर्मेशन का, वो नया फॉर्मेशन जनसुराज होगा या कोई और आएगा, तो वक्त बताएगा, क्योंकि हम ज्योतिष नहीं है। हम ट्रेंड बता सकते हैं कि ये हम देख पा रहे हैं कि अगर यही रवैया रहा तो आरजेडी विपक्ष की भूमिका से बाहर हो जाएगा
और अगर ये 5 साल जनसुराज ने इस आंदोलन को किया तो 2030 में शायद बिहार किसी नए पॉलिटिकल फॉर्मेशंस को देखने के लिए तैयार करेगा अपने आप को। फिर वही ठीक है सर, वो जनसुराज आए या आरजेडी ही रहे या कोई भी रहे, अभी आपने आरजेडी और जनसुराज की बात की सर, तो आरजेडी में ऐसा क्या है कि जो भीड़ दिखती है, जो एसआईआर का जब मामला चला तो इतनी भीड़ थी, और विपक्ष के नेताओं मतलब सत्ता पक्ष के नेताओं के पास इतनी भीड़ नहीं थी। सभी लोग रैलियां कर रहे थे, लेकिन वो भीड़ नहीं जुट, पैसे से खरीद कर जीविका दीदियों को भर भर के, उनको लोभ देकर, उनको गाड़ियों में भर के उनको लेकर आया जाता था, तब भीड़ जुटती थी। और वो भी जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, जो भीड़ बिना बुलाए, बिना कुछ किए जो भीड़ जुटती थी, वैसी भीड़ नहीं आती थी। तो वो वोट में क्यों नहीं ट्रांसफर हो पाया? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर हम दे देते हैं। वोटर्स जो होता है ना, 3 तरीके का होता है। एक वोटर्स होता है जो न सिर्फ वोट देता है बल्कि वो इन्फ्लुएंस भी करता है, और किसी पर्टिकुलर पार्टी, जिसका भी वो वोटर है, समर्थक है, उसके बारे में बड़ा वोकल रहता है। वो सभाओं में भी जाता है, वो सोशल मीडिया पर अपनी बात भी रखता है, चौक चौराहे पर अपने चीज़ों को भी रखता है। दूसरा वोटर वो होता है जो समर्थक होता है, वो उसको एग्रेसिवली वोट भी देता है लेकिन वो बोलता नहीं है। और तीसरा वोटर होता है फ्रिंज वोटर्स होता है, जो फेंस पर रहता है, जो धीरे धीरे डिसाइड करता है और चुनाव आते आते डिसाइड करता है। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक चीज़ तो यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हो गया है इस बिहार की राजनीति में, इनफैक्ट देश की राजनीति में भी, कि जो भीड़ जुटती है, वो भीड़ वोट में तब्दील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं इसका, इस परिणाम से। मैंने अगर जीविका दीदी को आप अलग भी रख दीजिए, तब भी एनडीए जीत के करीब ही था, उसका पलड़ा भारी था। अब जितने लोग आए होंगे सभाओं में, उस सबकी संख्या को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो मुश्किल से 5 से 7% होगा। तो इसका मतलब जो लोग नहीं गए हैं रैलियों में, वो किसी न किसी को वोट देंगे ना। इसको और सिंपल वे में बता देते हैं कि आरजेडी के जो समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, उसकी संख्या ऑफ कोर्स कम है लेकिन एग्रेसिव बहुत है, इसलिए वो भीड़ में दिखता था। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, ये पता नहीं, ये एक सामाजिक अध्ययन का एक विषय भी हो सकता है। इस बात से आज कोई भी नहीं इनकार करेगा, चाहे किसी समाज का हो, कि लालू यादव जी ने 90 में सामाजिक न्याय का एक आंदोलन चलाया और सामाजिक न्याय का असर भी दिखना शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे 95 के 96-97 में जब उनको पशुपालन में समस्या हुई, वो जेल गए, फिर राबड़ी देवी आई, तो फिर वो सामाजिक आंदोलन का जो था रूप वो विकृत होना शुरू हुआ। उनके दोनों भाई और फिर बाकी जो फिफ्टम्स है, वो सब लोग पब्लिक डोमेन में है, कैसे जंगल राज वगैरह वगैरह जो भी लगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई, विकास पटरी से उतर गए, सब लोग जानते हैं। तो वो जो फॉर्मेशन हुआ, तो धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि 2005 के बाद हम लोगों ने देखा है कि जो अति पिछड़ा जाति है, इवन ओबीसी में भी, ओबीसी मतलब यादव समाज से बिल्कुल कटना शुरू हुआ। जैसे अब आप देखे होंगे कि अगर यादव कैंडिडेट खड़ा होता है तो जो ओबीसी, ईबीसी, इवन दलित है, वो पता नहीं किन कारणों से वोट नहीं देता। वो तो एक अध्ययन का विषय है, ऐसा क्यों हुआ है, मैंने कहा कि सामाजिक अध्ययन का विषय है, लेकिन इन कारणों से हुआ है। तो इतना बड़ा चंक जो इसको वोट नहीं देता है, वो रैलियों में भी उतना एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहता है, उसको डर लगता है, तो घर में बैठा रहता है और इलेक्शन में जाके वोट दे देता है। इसलिए ये थ्योरी बिल्कुल स्टैब्लिश्ड हो गई कि हर वो व्यक्ति जो रैली में जाता है वो वोट देगा ही, और हर वो व्यक्ति जो रैली में नहीं जा रहा है, वोट नहीं देगा। इस भावना, इस थ्योरी को कई बार से निगेट किया जा चुका है, और हमको लगता है विगत 2-3 इलेक्शन से हम लोगों ने देखा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि यादव वोटर्स का एग्रेसिव होना आरजेडी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ है। वोटर्स का एग्रेसिव नहीं, कुछ लोग जो हैं, जो उनके जो हार्डकोर समर्थक है, जैसा भी तो आपने देखा ना, आरजेडी की ही बात लीजिए, तो उन्होंने कुछ गायकों पर केस वेस किया है, जो भी, माने हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये परसेप्शन बना है। तो ये परसेप्शन क्यों बना है, ये तो एक अध्ययन का विषय है, लेकिन ये परसेप्शन बना है। तो अब
माने इसको आप ऐसे समझिए। नहीं सर, एक मिनट में बीच में रुकना चाहता हूँ। आपने सिंगर्स की बात की, सिंगर्स उनके भी ऐसा गाते हैं। उनके स्टार प्रचारक पवन सिंह सिक्सर की 6 गोली छाती में। इसलिए परसेप्शन की बात, हाँ, परसेप्शन जो होता है ना वो फैक्ट्स को डिफीट कर देता है, तो मैंने इसलिए परसेप्शन की बात कही। अब इसको आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गमछा हिलाया, ये गमछा प्रधानमंत्री जी जब हिलाए तो मीडिया में ये परसेप्शन गया, क्योंकि मीडिया, अब गोदी मीडिया हो गया, सब लोग जानता है, जिसके हाथ में शासन सत्ता है, पैसा उसी के पास है और वो कंट्रोल करता है, ये तथ्य है। अब तो चीजें सबसे सामने आ रही। तो जब प्रधानमंत्री जी गमछा हिलाए तो कहा गया कि बिहारी अस्मिता, बिहारी स्टाइल में हिला रहे हैं, लेकिन यही कोई अगर आरजेडी का आदमी हिलाएगा तो कहेगा कि देखिए लंठे शुरू कर दिया। तो इधर परसेप्शन कायम हो गया ना। उस परसेप्शन क्यों कायम हुआ एक व्यापक विषय है, सिर्फ मीडिया ही बना दिया यह भी तथ्य नहीं है, या फिर समाज के कुछ लोग बना दिए यह भी तथ्य नहीं। ये एक बहुत गहरा विषय है जिस पर अध्ययन किया जा सकता है, इसको स्टडी किया जा सकता है ऐसा, लेकिन ये हुआ है। इसलिए इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए सामाजिक न्याय जो शब्द है ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको थोड़ा सा लिए पीछे लिए चलते हैं, आपके दर्शकों को एक हम जानकारी देते हैं, शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। इस राज्य में सबसे पहला जातीय नरसंहार ये हुआ था मई 1925 में। लखीसराय के पास एक गांव है लाखों चक, तो वहां पर कुछ यादव लोग, मतलब हजारों की संख्या में, वो लोग यज्ञोपवीत, मतलब जो जनेऊ है वो धारण करने के लिए एक अनुष्ठान कर रहे थे। तो वो इलाका चारों तरफ जमींदारी भूमियार की थी, तो भूमियार समाज के प्रसिद्ध नारायण सिंह एक थे और एक और कोई थे, नाम उनका हम बोल रहे हैं। वो दोनों एक घोड़ा से और हाथी से पूरा एक तरह समझिए कि फौज लेकर आक्रमण किया। सैकड़ों लोग मारे गए। जो किताब उपलब्ध है और जो जानकारी उपलब्ध है वो बताता है कि लगभग 87 यादव लड़कियों का बलात्कार किया गया। मुंगेर के एसपी, उसमें मुंगेर जिला था, मुंगेर के एसपी आए, अंग्रेज एसपी, वो मारे गए, उनकी हत्या हो गई। बहुत सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। जब मुकदमा चला तो जो उस वक्त, चूंकि जमींदार तो वही थे, उन्होंने महंगे वकील हायर किए और जो मुकदमा चला मुंगेर कोर्ट में तो सजा किसी को नहीं हुई, सिर्फ फाइन हुआ। मुंगेर के डीआईजी का उस वक्त 1925 डीआईजी, अंग्रेज डीआईजी का कमेंट लिखा हुआ है कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लोग मारे गए और दोषियों को सजा नहीं हुई, सिर्फ उसको ये हुआ। उसके बाद 1933 मई में शाहबाद जो अभी आ रहा है वहां पर एक संघ का निर्माण हुआ था, बहुत लोग नहीं जानते, उसका नाम है त्रिवेणी संघ। त्रिवेणी 3 संगम से बना, कुर्मी, यादव और कुशवाहा। उसमें एक मेहता दी थे, एक जगदेव नारायण यादव थे, 3 आदमी लोग मिलकर के संघ बनाया और वहीं उसको माना जाता है कि सामाजिक न्याय का आंदोलन। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ डायनेमिक है, अभी देख लीजिए, कुशवाहा और कुर्मी अलग हो गया, यादव अलग हो गया, तो ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। अब आने वाले समय में कौन किससे साथ होगा मुझको नहीं पता। एक समय सामाजिक न्याय का मतलब होता था कि अति पिछड़ा पिछड़ा बनाम बाकी जो समाज के उच्च वर्ग के लोग थे, लेकिन अब इसमें भी डिवीजन हुआ। तो सामाजिक न्याय एक आंदोलन के रूप में समाज में चलता रहता है और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। तो अभी जिस फेज से सामाजिक न्याय गुजर रहा है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और यादवों को देखा जा रहा है या इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि यह सामाजिक न्याय का आंदोलन का ये एक तरह से हरविंगर था, टॉर्च बियरर था, इसलिए इसको अब अलग है। और स्वाभाविक रूप से जो किसी आंदोलन का नेतृत्व करता है उसमें एग्रेशन आता है और इस एग्रेशन के कारण हुआ हो ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये स्टडी का विषय है। लेकिन ऐसा हुआ है 1990 के सामाजिक न्याय के आंदोलन और अभी के सामाजिक न्याय के फॉर्मेशंस में बहुत बड़ा अंतर आया है। आप इसको एक और एग्जाम्पल लीजिए, मैंने किसी इंटरव्यू में कहा है, आप जातिगत गणना जो हुआ है बिहार में, जातिगत सर्वेक्षण 2023 में, उसके आंकड़ों को देखिए। अपर कास्ट में राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और कास्ती, इसकी संख्या 10% है। 15% जो बोल रहे हैं उसमें पठान, सैयद वगैरह, तो उसको हटा दीजिए। तो इस 4 जातियों की आबादी 10% है, जो आंकड़े हैं सरकार के।
71 या 73 अभी टोटल इस जाति से लोग जीते हैं, उसका परसेंटेज निकालिए 30% है। तो 10% के लोग 30% जीते हैं। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये सामाजिक न्याय का जो आंदोलन था, या तो ये अपना रेलिवेंस खो दिया है या फिर ये दूसरे स्वरूप में प्रकट हो रहा है। एक और चीज आंकड़ा लीजिए कि आरजेडी से ज्यादा यादव कैंडिडेट्स, माने मैं आपके दर्शकों को ये बता दें, कोई इस भ्रम में नहीं कि सामाजिक न्याय का मतलब यादव नहीं होता है, मैंने शुरू में बता दिया था, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, चेंज हो रहा है। आरजेडी जिसको कहा जाता है यादवों की पार्टी है, एमवाई समीकरण, इससे ज्यादा एमएलए उसमें जीता है, एनडीए में जीता है। इस बार पहली बार हमको लगता है 65 साल में पहली बार ऐसी ये घटना है कि इनकी जितनी आबादी है 14.5% और 11% इनका रिप्रेजेंटेशन है, तो 14.5% जिसकी आबादी थी उसका 11% रिप्रेजेंटेशन क्यों हुआ विधानसभा में, यह तो जो इस समाज के कथित लीडर हैं उनको जानना है। और 10% से उनका रिप्रेजेंटेशन 30% क्यों हुआ, ये भी एक विवेचना का विषय हो सकता है। मैं कोई कास्ट की पॉलिटिक्स पर बात नहीं कर रहा हूँ, इसको अदरवाइज किसी को नहीं लेना चाहिए। मैं सोशल फॉर्मेशंस जो हो रहा है समाज में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इस चुनाव में दिखा दिया है कि कुछ कुछ कास्ट जो है उसने बड़ी तेजी से असर्ट किया है अपने आप को, और इसलिए आरजेडी की ये स्थिति हुई है। मैंने आरजेडी ऐसे भी हारती, लेकिन मेरा समझ कहता है कि अगर जीविका दीदी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आरजेडी को 70 से 75 के आसपास सीट मिल गया होगा। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो अभी तो थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक गए हैं, लेकिन सर जो अभी वर्तमान में ही आते हैं, क्या बीजेपी एनडीए या इसमें कुछ मैं क्लिप्स देख रहा था कि हरियाणा से या दिल्ली से कुछ ट्रेनों में लोग आए चुनाव से ठीक 1-2 दिन पहले, क्या ये सब भूमिका इफेक्ट कर सकता है? और क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब मास लेवल पर हरियाणा से, गुजरात से, बिहार के ही लोग हो, बीजेपी ऐसा कर दी हो और वो अपना संगठन ऐसा तैयार कर दी हो कि जो बाहर के लोग हैं, बिहार के ही हो, बाहर गए हुए हैं, उनको यहाँ पे लाए, वोट डलवाए और फिर वापस भेज दे? हाँ, ये तो हुआ ही है। ये तो कपिल सिब्बल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, उनका एक शो भी चलता है, उस शो में भी हमने देखा है, और वो तो उसके वीडियोस भी हैं, उसके टेक्सुअल कंटेंट भी उपलब्ध है। ये बात तथ्य है। लेकिन एक चीज और इस बार समझ लीजिए, बिहार के इस चुनाव में, या फॉर दैट मैटर बीजेपी का जो चुनाव लड़ने का स्ट्रेटजी है, वह जिसको बोलता है ना कि एकदम गोल पोस्ट पर जाकर के गोल हिट कर देने वाले स्टेट, इसको आपको एक अलग कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। फुटबॉल का गेम में 2 तरह का खिलाड़ी होता है। एक खिलाड़ी जो होता है वो खेलता बहुत अच्छा है, बहुत शानदार डिफेंस करता है, बहुत शानदार कैरी करता है, पास बहुत अच्छा देता है, लेकिन जब उसको गोल करने की बारी आती है तो कंप्लेसेंट हो जाता है, और उसको लगता है कि हमने प्रक्रिया पूरा कर दिया तो गोल तो हो ही जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जब तक गोल नहीं करते हैं तब तक वो छोड़ते नहीं। बीजेपी की ये रणनीति ही कह सकते हैं, अच्छी रणनीति। उनकी रणनीति ये है कि मेरे इलेक्शन कैंपेन में कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, नैरेटिव क्या बन रहा है, इट्स ओके, लेकिन हम अपने वोटर्स को फैसिलिटेट करके बूथ तक पहुंचाएंगे। और इस दृष्टिकोण से बीजेपी के पास, चाहे जिन कारणों से हो, क्योंकि इतने दिनों से पैसा भी उसके पास है, एक अनुमान के मुताबिक 700 जिलों में उनके बन गए हैं ऑफिस, और एक ऑफिस बनने में 5 से 10 करोड़ रुपया तो लगा ही होगा। तो अगर 10 एवरेज मान लीजिए 8 करोड़, तो 70-80-56 5,500 करोड़ रुपया का ऑफिस कैसे बन गया? तो संसाधन तो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी पता चल गया था। बहरहाल, तो ये एकदम तथ्य है कि बीजेपी, देखिए 2 चीज था, मुझको लगता है अंडरस्टैंडिंग शायद रही होगी, ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरी जो समझ कर रही, बीजेपी का जदयू का दायित्व था कि जीविका दीदी के थ्रू हम अपने सभी जीविका काडर को वोट दिलवा दें, और बीजेपी का ये दायित्व था कि हम ट्रेनों से, बसों, ज्यादा ट्रेन से ला के अपने कैडर को वोट दिलवा दें। तो वोटिंग परसेंटेज भी इन्हीं कारणों से बढ़ा। तो ये तो उनकी स्ट्रेटजी है, इसमें तो कोई
कोई रोक नहीं सकता, आप कुछ बोल नहीं सकते। अगर मैं अपने वोटर को ले जा रहा हूँ, वोट दिलवा रहा हूँ, तो फिर हाउ कैन यू प्रिवेंट मी? नहीं, तो इस स्ट्रेटेजी को टैकल करने के लिए विपक्ष को क्या करना होगा? वो भी इतना खर्च करके जो बाहर में है उनको मोटिवेट करके यहाँ पे बुलाना होगा। उनको तय करना होगा, लेकिन ये देखिए, इसको ऐसा समझिए कि उसको कोई हम डेंजरस ट्रेंड नहीं मानते। हम डेंजरस ट्रेंड सिर्फ जीविका दीदी वाले को मानते हैं। कोई पार्टी, देखिए आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, चूंकि इलेक्शन के बारे में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी या लोग मेरे पास आते रहते हैं। इलेक्शन 50 के दशक से लेकर के 2025 तक इसके स्वरूप में, इसके लड़ने के तरीके में, इसके मैकेनिज्म और प्रोसीजर में स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन है। आजादी के ठीक बाद का इलेक्शन, आपको पता नहीं याद है या नहीं, शायद हमको लगता है कि कितने चरणों में, मतलब कितने चरणों में हुआ, महीनों तक चल रहा था। शायद हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 50 या 60 चरण में या क्या हुआ था, ठीक से हमको याद नहीं, लेकिन आप देखें कई चरणों में हुआ। तो उस वक्त जो इलेक्शन था वह राष्ट्रीयता, देश प्रगति पर है, कांग्रेस की लहर थी, तो पर्सनालिटी पर, गांधी जी, नेहरू जी, इस पर चुनाव लड़े जाते थे। 70 आते आते उसमें चेंज आया, फिर इंदिरा गांधी वगैरह, हम शॉर्ट में बता दें, इंदिरा गांधी वगैरह आई, एग्रेशन आया, पहली बार खबर मिली कि इलेक्शन में रिगिंग्स वगैरह हो रहा है। फिर जयप्रकाश जी आए, जयप्रकाश जी ने 50 से चले आ रहे पूरे नेतृत्व को उलट करके रख दिया। जनता पार्टी आई और उसने कांग्रेस के पूरे वजूद को एक तरह से चुनौती दे दिया। वहां से पॉलिटिकल एग्रेशन आया, कैंपेनिंग, नारे, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गरीबी हटाओ, इन चीजों पर चलने लगा। जो जो कमजोर सामाजिक बेस के भी जो लोग थे, वो लोग राजनीति में आने लगे। अन्यथा आप उठा के देखिए 70 तक जमींदार, बड़े वकील, बड़े बिजनेसमैन, जिससे सामान्यतः अपर कास्ट के, आप कांग्रेस का, बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष का उठा लीजिए, कांग्रेस के रेजिम में चीफ मिनिस्टर का उठा लीजिए, तो 80 to 90% अपर कास्ट से थे, चूंकि वो लोग सबल थे और पढ़े लिखे भी थे। लेकिन जयप्रकाश जी ने पूरे चीज को उलट करके रख दिया, तो दूसरा फिर मैकेनिज्म आया। लेकिन उसके बाद जब लालू जी 90 में आए, तब से फिर और बदला दौर, एग्रेशन, फिर कुछ पॉलिटिकल रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वो सारी चीज आए। ऐसा नहीं कि खाली बहुत जगह होता था, ऐसा नहीं कि खाली उस वक्त जनता दल करता था, बहुत लोग करता, तो वो एक दौर था। उसके बाद फिर टीएन सेशन आए, उन्होंने चीजों को बदला। अब जो चुनाव है, अब का चुनाव मेरे समझ से ये चुनाव कम और एक स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट और पैसे का एक अद्भुत संगम, अद्भुत मिश्रण हो गया है, और ये कॉरपोरेट की तरह चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कॉरपोरेट की चुनाव, अब ये समय तय करेगा कि ये कौन सा स्वरूप लेगा, लेकिन कॉरपोरेट की तरह चुनाव दुनिया के अन्य मुल्कों में भी लड़ा जाने लगा है। आप देखिएगा अमेरिका में कुछ जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स वो लोग इकट्ठा करते हैं चुनाव के लिए। तो वो दुर्भाग्य से हमारे देश में भी आ गया है कि जहाँ इतना बड़ा धनराशि, पूरा कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट के लोग, माने हमको जो सूचना है कि रिटायर्ड आईबी के लोगों को कंसल्टेंट के रूप में रखा जा रहा है, मैनेजमेंट के लोगों को रखा जा रहा है, सर्वेज होती है, तो ये सारी चीज बदल रही है। आईबी वाला तो सर अभी तक लाइट में नहीं आया, लेकिन बहुत जगहों पर मुझे लगता है कि ऐसा इंफॉर्मेशन है कि होता है। अभी तक उस पर ध्यान किसी का नहीं गया है। तो इसका उपाय क्या है सर? इसका उपाय बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है। बात करते हैं थोड़ी देर में। तो इसका, जैसे आप बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है पॉलिटिक्स का, तो जो मतलब कि अब इसका उलट क्या हो सकता है? जो, क्योंकि ये कॉर्पोरेटाइजेशन पॉलिटिक्स का ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है, और इसका मतलब सलूशन क्या है? देखिए, अगर आप राजनीतिक इतिहास को पढ़िएगा, समाज शास्त्र को पढ़िएगा, तो आप पाइएगा कि हर दौर का जो ट्रेंड है वह इनहेरेंट कारणों से गिरता है। एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, मेरे पास उनकी किताब भी है, यूरोप सिंस नेपोलियन, डेविड थॉम्सन की लिखी हुई किताब है। वो किताब कहती है कि
जिन कारणों से किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी पार्टी, इवन किसी देश का उत्थान होता है, वही कारण उसके पतन का भी। उस किताब का भावार्थ यही है, वो एक्चुअली नेपोलियन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। दुनिया भर में जो ट्रेंड है वो ये बताते हैं कि जिन कारणों से आपका उत्थान होगा ना, वही आपके पतन का भी होगा। अब आपको एक उदाहरण दे देते हैं पटना से, बिहार से। सामाजिक न्याय आरजेडी या फॉर दैट मैटर लालू जी के उत्थान का कारण है। सामाजिक न्याय क्या कहता है कि हर व्यक्ति को मिलना चाहिए सत्ते में भागीदारी, सबको बराबर। तो जब ये मिलती है तो फिर ये प्रश्न उठेगा, तो फिर आप ही का बेटा खाली क्यों रहेगा, दूसरे का क्यों नहीं रहेगा? इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। गरीबी हटाते हटाते आप अगर अमीर हो जाते हैं, इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना। तो इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन के कारण चीजें बदल जाती है। दुनिया में दर्जनों उदाहरण है। अब अगर रशिया को, यूएसएसआर का उदाहरण लीजिए, मिखाइल गोर्बाचोव वो बने यूएसएसआर के प्रेसिडेंट। यूएसएसआर क्या था? सोशलिस्ट रिपब्लिक, समाजवाद था वहां। उन्होंने 2 पॉलिसी लाई, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका उसको बोलते हैं, आप इतिहास को पढ़िएगा। क्या मकसद था? ओपननेस, रिकंस्ट्रक्शन, और अलाउ किया लोगों को। अब जैसी अलाउ किया, वो फोर्सेज इतना बढ़ा कि 90 आते आते गोर्बाचोव उस देश के राष्ट्रपति रहे जिस देश का अस्तित्व ही खत्म हो गया, 18 मुल्कों में बदल गया। इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन। आपके प्रश्न का उत्तर ये है मेरा कि जिन कारणों से ये चीजें बढ़ रही है, जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन आया है, यही कॉर्पोरेटाइजेशन का ट्रेंड इन चीजों को ध्वस्त भी करेगा। जिस कारण से उत्थान होता है वही उसके पतन का होता है। इसलिए इसमें बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं। यह देश सिर्फ 1947 में आजाद होकर और 50 में गणतंत्र नहीं बना। हमारे पास लिच्छवी भी था, हमारे पास मौर्य वंश भी, हमारे पास इतना रिच इतिहास था। वो सब बताता है कि जिन कारणों से उत्थान होगा वही आपके पतन का कारण होगा। आप उठा करके देख लीजिए ना, मुगल का उठाइए चाहे जिसका भी उठाइए, तो वो खत्म होता है। तो मेरे हिसाब से ये तभी खत्म होगा, इसके 2-3 चीज बड़े इंपॉर्टेंट चीज। पहला कि आम लोगों को एजुकेट करना। हमारे यहाँ समस्या क्या है कि आप इसको ऐसे समझिए, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी, इस पर बहुत लंबा बहस भी हो सकता है। अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। वो रिपोर्ट अगर आप पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि इस देश में 1% आदमी के पास 53% या 54% वेल्थ है। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। वो बताता है कि जो SC ST के लोग हैं वो बिलियनर की संख्या परसेंटेज में 1% से भी कम है। ये बता रहा है कि अभी भी जो रिचनेस है, जो वेल्थ है, वो कास्ट लाइन पर ही चल रहा है। ये फैक्ट है, देख लीजिएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये सब ट्रेंड जो चल रहा है, इसको हवा तभी तक मिल पाएगी जब तक लोग एजुकेटेड नहीं रहेंगे। लिटरेट नहीं, एजुकेटेड। यहाँ जो 10वां 8वां पास है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। सरकार के ये आंकड़े बता रहे हैं कि 12वीं पास मुश्किल से 9 आदमी है, 100 में 9 12वीं पास है, वो भी वो 12वीं जिसको सूद से अपना नाम नहीं लिखना आता। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती ये कि अगर इस राज्य में, स्वयं सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2,74,000 फैमिली में, 2,74,000 फैमिली में करीब करीब 2 लाख फैमिली ऐसी है जिसका आमदनी 0 से और वो 6,000 के बीच में है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इन कारणों से 2 चीज होता है। एक, बहुत एग्रेशन होता है, बहुत रिटेलिएशन होता है, गुस्सा में लोग आते हैं तो वो चीज़ों को पलट देते हैं, या फिर वो ये जो खाई है वो पटती है। अब ये कहाँ जाके रुकेगी हमको नहीं मालूम। आप इसको ऐसे समझिए कि आपको एक और उदाहरण देते हैं। भ्रष्टाचार के लहर पर सवारी करके अरविंद केजरीवाल CM बने और वही भ्रष्टाचार उसको डूबने का भी कारण बना है। इतिहास में भरे पड़े हैं। सर ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आरजेडी में महिलाओं की भूमिका या बीजेपी में महिलाओं की भूमिका, ये 2 मतलब एक अलग अलग, मतलब बीजेपी महिलाओं पे फोकस करती है, आरजेडी में महिलाएं दिखाई नहीं देती हैं। ये 2 चीज़ों को आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट में समझा दीजिए कि मतलब क्या आरजेडी को इस पे काम करना चाहिए या अब उनका जो ये तो खैर उनका अपना विषय है, लेकिन एक चीज तो तय है कि आरजेडी एक मोनोलिथ पार्टी होकर रह गई है।
मोनोलिथ पार्टी, ये जो फैक्ट है, कि आप इसको ऐसे समझिए कि क्या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के परिवार के अलावा हो सकता है आरजेडी में? नहीं हो सकता, आज तक तो नहीं हुआ है। क्या एक्चुअली में प्रदेश अध्यक्ष बने थे जगदानंद। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ कितना औकात है आप देख ही रहे हैं। मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको यह भी नहीं पता था कि किसको कब टिकट मिला। तो एक मोनोलिथ पार्टी बन करके रह गया। जब भी कोई मोनोलिथ पार्टी होगा, हालांकि वही डिजाइन अब अख्तियार कर रहा है बीजेपी। बीजेपी भी धीरे धीरे मोनोलिथ पार्टी बन गया है। तो जहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही पार्टी है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही सरकार है, तो इसलिए मैंने कहा जिन कारणों से उत्थान वही पतनगामी होगा, तो वो भी उसी तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस यहाँ बिहार में क्यों खत्म हुई? आला कमान का कल्चर था उसमें। आप अगर जयप्रकाश जी के समय का या फिर उसके बाद भी जो 90 में लालू जी आए, तो लोग कहते हैं कि जब दिल्ली में आला कमान छींक देता था तो यहाँ की सरकारें बदल जाती थी। प्लेन से यहाँ जाता था मुख्यमंत्री और उधर से लौट के आता था आम आदमी। तो ये कल्चर था। अब आप बीजेपी में सुनिएगा कि आला कमान से बात, हाई कमांड से बात होगा, तो यानी आपका भी कांग्रेसीकरण हुआ। यहाँ भी वही आरजेडी में भी शुरू हो गया। कौन टिकट डिसाइड कर रहा है? तो वो व्यक्ति डिसाइड कर रहा है। अब जैसे जो नाम आ रहा है संजय यादव का, हम नहीं जानते हैं कि उसका क्या भूमिका, लेकिन जो लोग आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, तो उसने तो पूरे पार्टी को ही हाईजैक कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में वो पार्टी ओपन होकर के समाज के डिफरेंट वर्ग्स इंक्लूडिंग द लेडीज को पार्टिसिपेट कराए, यह तो उसका विषय है। लेकिन यह तो तथ्य है। हालांकि इधर हाल के समय में कुछ इन लोगों ने काम किया था, 2-3 प्रवक्ता इनकी, प्रियंका भारती और वो कंचना यादव, ये सब अच्छी बोल रही थी। नवल किशोर यादव हैं दिल्ली में, वो हैं, वो लोग अच्छा बोल रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड हमने देखा था, लेकिन उसकी भागीदारी कितनी हमको नहीं मालूम। नहीं, ये इसी बात के लिए मैं पूछ रहा था सर, क्योंकि मैं छात्र राजनीति में था और वहाँ पर देखा हूँ कि जो आरजेडी है वो सिर्फ पुरुष वर्ग तक या कहें कि छात्रों तक सीमित थी। छात्राओं का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। मतलब अगर आप कैंडिडेट भी खड़ा कर रहे हैं, छात्र राजनीति, छात्र राजद के जो कैंडिडेट थे सिर्फ पुरुष वर्ग से थे और लड़कियां थी ही नहीं। जबकि बीजेपी या एबीवीपी उसका विंग कह सकते हैं, वो अध्यक्ष पद के लिए लेडीज कैंडिडेट मतलब छात्रा को खड़ा करती है। तो ये सब इम्पैक्ट करता है और महिलाओं की भागीदारी को दिखाता है कि हाँ, हम महिलाओं को ज़्यादा स्थान दे रहे हैं। ये तो बताया नहीं इसलिए कि ये तो इसके नेतृत्व को ही सुनिश्चित करना। अब जैसे जिस तरीके से आरजेडी के अभी जो डिफैक्टो सुप्रीमो हैं तेजस्वी यादव, लोग बताते हैं, हमको नहीं मालूम है, कि उनके यहाँ मिलने के लिए एक बहुत लंबा प्रोटोकॉल है। आप इसको ऐसा समझिए कि मैं घर में बंद हूँ, 4 दरवाजा है, तो कोई महिला आपसे मिलने के लिए उतनी दीवार पार करके आएगी, इसकी संभावना बड़ी धूमिल रहती है। लेकिन आपकी अगर स्वीकार्यता, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी उपलब्धता अगर बड़ा ओपन, जैसे पार्टी में आप रेगुलर बैठते हैं, पार्टी ऑफिस में जहां कोई भी पब्लिकली आपसे मिलता है, तो चीजें बदलेगी। तो आरजेडी को मैंने कहा ना कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 97 के बाद से आरजेडी के चेहरे में, जिसको बोलते हैं चाल चरित्र और चेहरे, इसमें इतनी विकृति धीरे धीरे आ गई है और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसलिए मैंने किसी मंच पर कहा था कि अगर आरजेडी को अपने इश्यूज को रिविजिट नहीं करती, अपने को री इनकारनेट नहीं करती है, तो वक्त के धूल में तो बहुत चीजों को हम लोगों ने मिटते हुए देखा है। कितनी पार्टियां मिट गई, ये हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है। कितने पार्टी चल गए, दमकीपा से लगे कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी से लेके, एक समय लगता था कि जब जगजीवन राम बनाए थे, लगा कि बाप रे पूरे छा जाएगा। लोकदल बना था चौधरी चरण सिंह का, सब खत्म हो गया। तो वक्त के धूल पर तो खत्म हो जाएगा, तो रीइनकारनेट करना पड़ेगा। तो जब तक आप अपने चेहरे को एक्सेप्टेबल नहीं बनाइएगा अक्रॉस द बोर्ड, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग, तब तक तो महिला का प्रवेश बड़ा मुश्किल है। क्योंकि महिला तो आज भी भाई, ये तो यथार्थ है हमारे समाज का कि वो गार्डेड। अब जैसे मान लीजिए कि आप पुरुष है तो 9-10 बजे रात में भी जा सकते हैं अपनी पार्टी का टिकट मांगने के लिए किसी कार्यक्रम। महिला तो नहीं जा पाएगी, वो तभी जाएगी जब वहां पर पब्लिक प्रेजेंस रहे। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा। और ये जो वन मैन शो है ना, ये वन मैन शो बड़ा डेंजरस होता है और ये लोगों को समझना होगा। मैं यहीं पर आपको बताते चलो कि भगवत गीता का एक प्रसंग है
कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे। इनफैक्ट कर्ण पर पहली बार उनके शौर्य की गाथा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथ्य में लिखा है। तो उन्होंने उसको, उसके व्यक्तित्व को दूसरे तरीके से कर्ण के व्यक्तित्व को और शौर्य को बताया। बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य ये था कि उनका जो मित्र था वो मूर्ख था, लोभी था, अहंकारी था और अधर्मी था, दुर्योधन। तो दुर्योधन के चलते कर्ण, जो कि माना जाता है कि मानव सभ्यता में सबसे बड़ा दानवीर था, उसकी अकाल मृत्यु हुई और बहुत ही, इसको बोलते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल डेथ उनका हुआ। गर्दन काट के गिरा दिया थाला पर। तो आपकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, यह तय कर देता है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, दुशासन भी महारथी था, लेकिन दुशासन को वो स्थान नहीं मिलता है महाभारत में। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि दुशासन जो था वह दुर्योधन के व्यक्तित्व का एक्सटेंशन बन के रह गया, उसका अपना व्यक्तित्व निखरा ही नहीं। आरजेडी में सबसे बड़ी समस्या है, आरजेडी में कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट लीडर्स बन ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी बरगद के नीचे है। अब आप तेजस्वी को ही ले लीजिए, तेजस्वी का दोस्त अभी कौन है? तो संजय यादव। संजय यादव ने जो मूर्खता की है और जो उसके बारे में बातें आ रही हैं, हमको नहीं मालूम है, मैं डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूं, तो उसने तो बर्बाद कर दिया इसको। तो आप योद्धा हैं, और हम इस मामले में तेजस्वी को सब लोग अप्रिशिएट करा, तो हम भी अप्रिशिएट करेंगे। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि वन बनाम ऑल था। जहां 36 हेलीकॉप्टर भारत सरकार के उड़ रहे थे, वहां ही तो अकेले दौड़ रहा था। जहां वहां पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई एक राज्यों के मुख्यमंत्री, कई एक मिनिस्टर यहाँ लगे हुए थे, ये तो अकेले था। राहुल गांधी भी उस ढंग से नहीं आए, तो ये तो योद्धा था। तो कर्ण की तरह बहादुर तो था, लेकिन दोस्त इसको मूर्ख मिला, तो इसलिए इसकी राजनीतिक हत्या हो। इन चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन ये तो विषय उनका है, ना हम उनके सलाहकार हैं ना कुछ है। लेकिन अगर आरजेडी, दुखद चित्त ये है कि अगर आरजेडी प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल की भूमिका नहीं अदा करता है, तो आने वाले समय में इसके प्रासंगिकता पर, इसके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है। और इस दिशा में इनको काम करना चाहिए। सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि समस्त पदों पर हम ही रहेंगे, इस लोभ से, इस मोह से और इस भ्रम से भी निकलना चाहिए। जैसे देखिए, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में कौन है? राबड़ी देवी। नेता विरोधी दल विधानसभा में कौन है? तेजस्वी यादव। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव तो मान लीजिए सर्वमान्य उनके नेता। तो अगर सभी पदों पर आप हैं तो फिर मुश्किल है। राबड़ी देवी जी विधान परिषद में, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनके बहस का स्तर क्या होता है वो सबके सामने है। तो इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग हर एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन इन विधान परिषद, आप किसी दूसरे आदमी को कर सकते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब वहां, या फिर फॉर दैट मैटर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो मेरी, हम सलाह किसी को नहीं दे सकते, लेकिन मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि समय आ गया था कि इन चीजों को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए था। वो करेगी तो एक चीज, जैसे आप इसको इसी क्रम में हम आपको बोल देते हैं, जैसे ठीक है, कहने को मांझी जी को 5 या 6 सीट आ गया, कहने को उपेंद्र कुशवाहा अपने उस बेटा को भी मंत्री बना दिए जो किसी सदन का सदस्य नहीं। ठीक है, संविधान में कोई बंदेज नहीं, लेकिन राजनीतिक सूचना भी कुछ होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी कुछ चीज होती है ना। तो ये सारे चीज जो देख रहे हैं ना अभी, ये अपने उसी अंतर्निहित कारणों कारण खत्म भी हो गए। क्या मांझी समाज में दूसरे मुसहर समाज या भूइया समाज को नहीं लग रहा होगा कि भूइया में मैंने खाली यही है? कुशवाहा समाज को नहीं लगेगा कि वो ये शहीद जगदेव सिंह के नाम लेते थे ना बहुत, वो क्या नाम था, नागमणि जी, चले गए, खत्म हो गए, कहानी खत्म। तो इसी आपका भी खत्म होगा। रामलीला पासवान समाज का नहीं लग रहा होगा कि टिकट बांटने का आता है तो किसको किसको टिकट देते हो, आप वोट मांगते हो पासवान से। तो ये जो अंतर्द्वंद है ना, कॉन्ट्रडिक्शन है, इन सभी चीजों को खत्म करता है। तो राजनीति में ये सारी चीजें चलती रहती है। इसी के लिए मैंने कहा अंडर करेंट, अपर करेंट। जो दिखता है वो शायद होता नहीं, और जो होता है वो शायद दिखता नहीं। लेकिन आज का बड़ा यक्ष प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बिहार के सरकार, बिहार के प्रजातंत्र, बिहार के आम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर किसी राज्य में या किसी देश में ऑपोजिशन नहीं है, कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहा, उसका प्रेजेंस अगर नहीं दिख रहा है, तो वो पार्टी खत्म होगी। और आप यूं समझिए कि विरोध विहीन प्रजातंत्र कहीं नहीं रहता है। तो कोई तो आएगा जो इस गैप को भर देगा। तो ये जो रिक्त स्थान बना है वो रिक्त नहीं रहेगा। somebody will come and fill up।
और अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, यही देख रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर, ना मैंने कहा मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर, ये कितनी बड़ी बात है कि 14 को रिजल्ट आया और शायद 15 या 16 को चले गए वहाँ। तो ही स्टार्टेड द सेकेंड जर्नी, और आपका एक बयान नहीं है, आप निकल नहीं है। हमको जो अभी दे रहा है न्यूज में कि अपना सर्टिफिकेट लाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दिए, तो ये बता रहा है। देखिए, एक फलसफा हमेशा याद रखना चाहिए, हार का स्वीकार जीत का शुरुआत होता है। योद्धा वो नहीं है जो हार के भी ये कहे कि नहीं हम जीत गए, या हार के चुपचाप सो जाए। योद्धा वो है जो हार को ग्रेसफुली स्वीकार करे कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ, जीविका दीदी, ईवीएम, वोटर, फलाना ढिमकाना, लेकिन तथ्य है कि मैं हार गया हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, और जनमत ने, लोगों ने मुझको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, तो मैं वहां बैठूंगा और कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन करूंगा। इनके एक दो तीन चीज हम बोल करके रैप अप कर देते हैं। अगर हमसे कोई सलाह ले तो मैं बताऊं कि आरजेडी को 5 चीज, पंजा जो है, ये काम करना चाहिए। पहला, उनका जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है डिसीजन मेकिंग, उसको डाइल्यूट कर, उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब चीज हम ही करेंगे, जूता सिलाई से चंडी पाठ वो नहीं। दूसरा, इनके जो थर्ड क्लास के फालतू सलाहकार हैं, जिन्होंने इस पार्टी के इमेज को बहुत खराब किया है, जिसमें एक तो संजय यादव है, दूसरा एक दो आदमी का नाम आ रहा है जो शायद क्रिमिनल बैकग्राउंड था, रजीक या रसिक, क्या नाम है हमको नहीं मालूम, रमीज, इस सबको बाहर करना चाहिए। यानी इसको बोलते हैं ऑपरेशन क्लीन, इसको खत्म कीजिए। थर्ड, आप निकल के फ्रंट पर आइए और लोगों के पास जाइए, क्योंकि सरकार से प्रश्न पूछने का काम दो ही का है। प्रजातंत्र में सरकार से प्रश्न पूछने का, सरकार को क्वेश्चन करने का दायित्व दो ही के पास। पहला है मीडिया और दूसरा है विपक्ष। दुर्भाग्य से मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता है, जबकि उसको सरकार से सवाल पूछना है। चौथा स्तंभ क्यों बोला गया था? लेकिन अब तो दुर्भाग्य है इस देश का कि गोदी मीडिया कन्वर्ट हो, थैंक्स टू सोशल मीडिया की चीजें निकलने भी शुरू हुई। तो अब अगर चूंकि मीडिया नहीं पूछ रहा है तो विपक्ष को पूछना चाहिए, तो विपक्ष अगर नहीं पूछेगा तो बड़ा मुश्किल। तो आपको सरकार से प्रश्न पूछना हो। प्रश्न पूछने से मेरा मतलब बेतरतीब बात नहीं, इसके लिए आपको चौथी चीज है, वो लार्ज स्केल पर ट्रेनिंग की जरूरत है, और आपको फेस चेंज करना होगा। आपके जो चेहरे जिस तरीके से प्रोजेक्ट हो गए हैं इस पार्टी के और इसके पार्टी के वर्कर्स को, उस पर काम करने की जरूरत है। ये एक दिन में हुआ भी नहीं है, एक दिन में होगा भी नहीं, उसको चेंज करने की जरूरत है। और थर्ड चीज ये कि इनको नए तरीके से पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए, याद रखिए, एक सेंटेंस है, एक फलसफा है कि किसी भी संगठन में, किसी भी समाज में, किसी भी व्यवस्था में जब तक नए रक्त का प्रवाह नहीं होता है वो मृत प्राय हो जाता है। तो इनके पार्टी में नए रक्त का प्रवाह, अलग अलग सेक्शन से, इंटेलेक्चुअल होगा, कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, इसकी चर्चा आपने की। इन लोगों को लाना होगा, ऐसे माहौल तैयार करने होंगे कि ये लोग आ जाए। आने से मेरा मतलब यही है कि फल्ला बाबू एमएलए थे, उनकी पुतू खड़ा हो गई, फल्ला वो अध्यक्ष थे तो उनका बेटा आ गया, तो इसको तो बंद करना होगा, नहीं तो आपका भी वही हश्र होगा जो इन पार्टियों को हो रहा है या होने वाला है। तो यही मेरा सजेशन है। ये 5 मुट्ठी का, ये 5 जो इसको बोलते हैं ना, इसमें बहुत ताकत होती है मुट्ठी में, तो ये 5 सुधार इनको करने होंगे, नहीं तो समय इतना तेजी से बदल रहा है, ये अपनी प्रासंगिकता और अपने अस्तित्व, ये दोनों को खो देने का खतरा उत्पन्न हो गया है। धन्यवाद सर। और सर, वॉइस ऑफ रिपब्लिक नाम से अपना यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पोर्टल भी चलाते हैं, तो जिन्हें भी अगर इन सबों में इंटरेस्ट हो तो कृपया अपना एक बार यूट्यूब देखें और चैनल, सर का चैनल देख लें और सब्सक्राइब करें, और इनके डोमेन पर जाकर इनका लिखा हुआ जो मैटर है एक बार पढ़ें, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं। धन्यवाद।